अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस, रेलिवेंट कॉस्ट या डिसीजन मेकिंग का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम फिर से यूटिलाइजेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट रिसोर्सेज का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि बार्लो कंपनी मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बनाता है ए, बी एंड सी। द सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर 1 यूनिट ऑफ ईच ऑफ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। तो प्रोडक्ट ए, बी एंड सी, सेलिंग प्राइस ए की है 180, बी की 270 और सी की 240। वेरिएबल एक्सपेंसेस में ए के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल $24 का, बी के ऊपर 72 और सी के ऊपर 32 का लगता है। अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस ए पर 102 के, बी पर 90 के और सी पर 148 के लगते हैं। टोटल वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पर कितने के हो गए? 126 के, इन दोनों को प्लस किए, ठीक है जी। और बी के ऊपर 162 के और सी के ऊपर 180 के। तो जब आपने सेलिंग प्राइस में से टोटल वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करवाया तो ए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना आ गया? 54 और बी का कितना आ गया? 108 और सी का कितना आ गया माइनस करवाने के बाद? 60, ठीक है जी। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। और उसके बाद आपको जो परसेंटेज दी हुई है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो की दी हुई है, CM डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। 180 से 54 डिवाइड हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ए का है 30%, बी का है 40% और सी का है 25%, ठीक है जी। ये इसका डेटा गिवन है। कह रहे हैं द सेम रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन ऑल 3 प्रोडक्ट। सेम मटेरियल तीनों प्रोडक्ट में यूज होता है। बार्लो कंपनी हैज़ ओनली 5000 पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल ऑन हैंड। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5000 पाउंड का मटेरियल मौजूद है एंड विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनी मोर ऑफ इट्स फॉर सेवरल वीक ड्यू टू स्ट्राइक इन सप्लायर प्लांट, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा मज़ीद ये मटेरियल नहीं ले सकते, नहीं ऑब्टेन सकते। क्यों? क्योंकि जो इनका मटेरियल का सप्लायर है उनके प्लांट में स्ट्राइक हो चुकी है, इनको मज़ीद मटेरियल नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया जाए? इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पर सवाल में हमें पता लग गया कि इनका जो लिमिटिंग फैक्टर है, जो बॉटल नेक है, वो हमारे पास क्या है? मटेरियल, वो भी 5000 पाउंड है। तो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू डिसाइड विच प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू कंसंट्रेट ऑन नेक्स्ट वीक इन फिलिंग इट्स बैकलॉग ऑफ ऑर्डर। द मटेरियल कॉस्ट $8 पर पाउंड, ठीक है जी। वो मैनेजमेंट जो है वो ये डिसाइड कर रही है कि फिर नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास जो ऑर्डर हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए किस प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, जबकि मटेरियल कॉस्ट पर पाउंड जो है वो $8 का है, ठीक है जी। उसने कॉस्ट दे दी। तो रिक्वायर्ड में सबसे पहले कह रहे हैं कि कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट विल ऑब्टेन पर पाउंड ऑफ मटेरियल यूज्ड इन ईच प्रोडक्ट। यानी कि लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कह रहा है कि किस में यूज़ करना चाहिए, जिसकी बिना पर फिर हम रैंकिंग करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना मटेरियल लगाएंगे। और पार्ट बी में कह रहे हैं विच ऑर्डर वुड यू रिकमेंड दैट द कंपनी वर्क ऑन नेक्स्ट वीक। द ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट ए, बी, सी शो कंप्यूटेशन, ठीक है ना। तो पहले ये दो पार्ट करते हैं। किस आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस ऑर्डर को नेक्स्ट वीक के लिए सबसे पहले फुलफिल करना चाहिए? ए का, बी का, सी का कंप्यूटेशन शो करनी है। फिर पार्ट 3 में थ्योरी है तो उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ईच प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट वैसे आपको प्रोडक्ट ए, बी, सी का दिया हुआ है। तो इससे पहले जो आप वर्किंग करते थे वो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते थे। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 54 ए का, बी का 108 और सी का 60 गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनके ऊपर कितनी लगती है? 24, 72 एंड 32। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर पाउंड, 1 पाउंड की कितनी है? 8, 8, 8, क्योंकि उससे क्या बोला कि तीनों के ऊपर एक ही मटेरियल लगता है। तो पाउंड ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, एक यूनिट के ऊपर कितना पाउंड मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट पर 24 डिवाइडेड बाय आपकी कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? 8 डिवाइड किया तो इसका कितना आ गया? 3 आ गया, 3 पाउंड लगता है। और यहाँ 72 डिवाइडेड बाय 8 किया तो कितना लगता है? 9 पाउंड लगता है। और यहाँ पर डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना लगता है? 4 पाउंड लगता है, ठीक है ना।
उसके बाद जब आपने ये क्वांटिटी निकाल ली तो आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पाउंड, यानी कि लिमिटिंग फैक्टर वाला। तो इसके के लिए आप क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यानी कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड करवा देंगे आप उस लिमिटिंग रिसोर्स से। 54 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आ गया, 18 का। 108 डिवाइडेड बाय 9, तो ये पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 12। और 60 डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये आपके पास कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन कमा के दे रहा है, ए 1, उसके बाद सी 2 और बी आ गया तीसरे नंबर पर। इसका मतलब सबसे पहले जो हमें ऑर्डर फुलफ़िल करना चाहिए वो ए का करना चाहिए, फिर जो मटेरियल बचेगा उससे सी बनाना चाहिए, आफ्टर दैट कुछ मटेरियल बच गया तो हमें बी बनाना चाहिए। सो द कंपनी शुड कंसंट्रेट इट्स अवेलेबल मटेरियल ऑन प्रोडक्ट ए। तो उसकी कंप्यूटेशन पार्ट बी में उसने पूछी, तो वो किस तरीके से, ए बी और सी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पाउंड जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया वो कितने, 18, 12 और 15। तो ए 1, 2 और ये बी आ गया 3। पाउंड ऑफ मटेरियल अवेलेबल कितना है, 5000, 5000, 5000। तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो ए हमें टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना कमा के देगा, 90,000। बी कमा के देगा 60,000। सी कमा के देगा 75,000। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1, 2 और 3 की गिनती हमारी पूरी हो रही है। ऑल द प्रोडक्ट हैज़ द लोएस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, ठीक है ना। या ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो है वो तो सबसे कम है ए का, लेकिन सेकंड लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो जो है उसका आप देख सकते हैं, इट इज़ प्रीफर्ड ओवर द अदर 2 प्रोडक्ट बिकॉज इट हैज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पाउंड ऑफ मटेरियल एंड मटेरियल इज़ द कंपनीज कॉन्स्टेंट रिसोर्स। यहाँ पर तो आपके पास सबसे का छोटा है ना, और यहाँ पर बी का कितने 108, सी का कितने 60। लेकिन हमने पहले बात की थी कि इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बेस के ऊपर हमने कोई फैसला नहीं करना है, हमने कॉन्स्टेंट पर लिमिटिंग फैक्टर का निकालना है। तो इसका 18, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर है। तो हमें क्या करना चाहिए, मटेरियल के हिसाब से सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट प्रोडक्ट ए पर करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मटेरियल हमारा कांस्टेंट रिसोर्स है। तो हम सबसे पहले जिस चीज़ को बनाएंगे, जिस प्रोडक्ट को बनाएंगे वो ए को बनाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 3 में आपको क्या कह रहा है कि आ फॉरेन सप्लायर कुड फर्निश बार्लो विद एडिशनल स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल एट अ सब्सटेंशियल प्रीमियम ओवर द यूजुअल प्राइस इफ देयर इज unfilled demand for all 3 products. What is the highest price that Barlow company should be willing to pay for an additional pound of material? Explain. वो कह रहे हैं कि एक फॉरेन सप्लायर है, वो बार्लो कंपनी को एडिशनल रॉ मटेरियल का स्टॉक देने को तैयार है और वो यूजुअल प्राइस से ज़्यादा चार्ज करेगा। तो उस सूरत में अगर इन तीनों प्रोडक्ट की डिमांड अनफिल्ड हो जाती है, यानी कि ये तीनों नहीं बनते, तो क्या हाईएस्ट प्राइस होगी जो कि बार्लो कंपनी को पे करनी पड़ेगी अगर उसको एडिशनल मटेरियल चाहिए। तो ये आपने एक्सप्लेन करना है और बताना है कि उसको हाईएस्ट प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना हाईएस्ट पे करना पड़ेगा। तो पार्ट 3 में आपको क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। द प्राइस बार्लो कंपनी वुड बी विलिंग टू पे पर पाउंड फॉर एडिशनल रॉ मटेरियल डिपेंड ऑन हाउ द मटेरियल वुड बी यूज। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ किया जा रहा है। पीछे जो हमारी कंप्यूटेशन है उसके मुताबिक तो ए फिर सी बनेगा, आफ्टर दैट बी बनेगा, ठीक है जी। इफ़ देयर आर अनफिल्ड ऑर्डर फॉर ऑल ऑफ द प्रोडक्ट बार्लो वुड बी प्रीज्यूमेबली यूज द एडिशनल रॉ मटेरियल। अगर उसके ऑर्डर अनफिल्ड रह जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते, ना ए के, ना सी के, ना बी के, तो जाहिर सी बात है उसको एडिशनल रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। बट इफ़ अगर वो जो 5000 पाउंड का मटेरियल है वो प्रोडक्ट ए बनाने को भी कंप्लीट नहीं होता, उसके ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं होते, तो जाहिर सी बात है उसको मज़ीद रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट ए के ऑर्डर फुलफिल्ड हो, ठीक है ना। ईच पाउंड ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन प्रोडक्ट ए जनरेट $18 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट कर रहा है जो कि ए के अंदर यूज़ हो रहा है। ये हमने आपको पीछे कंप्यूटेशन करके बताई।
मार्जिन ओवर एंड अबव द यूजुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना, यूजुअल कॉस्ट से अबव। देयरफॉर इसलिए बार्लो शुड बी विलिंग टू पे अप टू $26 पर पाउंड। तो इसलिए अगर उसको एडिशनल ख़रीदने हैं तो $26 पर पाउंड उसको बेयर करना पड़ेगा। कैसे कि $8 तो यूजुअली प्राइस का प्लस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पाउंड जो कमा के दे रहा है वो, तो ए के लिए उसको $26 जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद कह रहे हैं फॉर द एडिशनल रॉ मटेरियल बट वुड ऑफ कोर्स प्रीफर टू पे फार लेस द अपर लिमिट ऑफ $26 पर पाउंड टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट ए सिग्नल टू मैनेजर हाउ वैल्यूएबल एडिशनल रॉ मटेरियल आर टू द कंपनी। लेकिन यही काम नहीं है, ये जो आप $26 अपर ज़्यादा दे रहे हैं पर पाउंड ए को प्रोड्यूस करने के लिए, ये मैनेजर्स को क्या सिग्नल कर रहा है कि हमारे लिए एडिशनल रॉ मटेरियल ख़रीदना कितना ज़रूरी है, वैल्यूएबल है, ज़रूरी है। क्यों? इफ़ ऑल ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए हैव बीन फिल्ड, अगर बन जाएंगे तब जाकर जो कंपनी है वो एडिशनल रॉ मटेरियल यूज़ करेगी प्रोडक्ट सी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे तो प्रोडक्ट सी था 1 2 3, इसके लिए करेगी। द कंपनी शुड बी विलिंग टू पे अप टू $23 पर पाउंड। तो सी के लिए उसको $23 पे करने पड़ेंगे। कैसे? $8 जो हैं वो यूजुअल प्राइस और 15 जो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा कर दे रहे पर पाउंड फॉर द एडिशनल रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर मोर प्रोडक्ट सी, ठीक है ना, ताकि एडिशनल रॉ मटेरियल आए और उससे हम सी बना सकें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बी, तो उसके लिए हमें 20 पे करना पड़ेगा। तो 20 कैसे पे करना पड़ेगा कि 8 यूजुअल प्राइस के और 12 जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा कर दे रहे हैं, तो टोटल हमें उसके बदले में 20 पे करने पड़ेंगे ताकि हम उसके जो ऑर्डर हैं वो फुलफ़िल कर सकें। जब हमारे सी के ऑर्डर फुलफ़िल हो जाएंगे या सी की तमाम चीज़ें जो हैं वो बन जाएंगी, आफ्टर दैट हम बी को फुलफ़िल करेंगे। तो इट मीन्स पता ये चला कि हाईएस्ट प्राइस जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ए पे देनी पड़ेगी वो $26 की देनी पड़ेगी और सी पर जो देनी पड़ेगी वो 23 देनी पड़ेगी और इस पर 20 देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? यूजुअल प्राइस तो 8 है, तो जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए पर हमें इजाफी 18, बी के ऊपर 15 और सी के ऊपर 12 देनी पड़ेगी, ठीक है जी, इजाफी प्राइस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।